द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श के छठे दौर से पहले आयोजित की गई थी। चांसलर शोल्ज के एंगेला मर्केल से पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चांसलर शोल्ज ने बेहतरीन मेजबान की भूमिका को निभाया और दोनों नेताओं के बीच एक जीवंत और गर्मजोशी से भरी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज की मौजूदगी में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श के छठे दौर के लिए भारत और जर्मनी के शीर्ष मंत्रियों के बीच बैठक हुई। चर्चा में समग्र रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोल्ज को धन्यवाद देता हूं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने बयान में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने के लिए 1 करोड़ यूरो की पेशकश की। projects and measures of this partnership of ours, we will make available funds in the future, also together equal 10 billion euros. Thus, it is good that the ministers have agreed on a number of cooperation agreements here. They've agreed on cooperating in areas such as agriculture, ecology, development cooperation, forest restoration, but also on activities in the field of renewable energies and solar partnership between India and Germany has played a prominent part. यूक्रेन संकट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी विजयी नहीं होगा, नुकसान सभी को होगा। चांसलर शोल्ज ने कहा, युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। Our consultations, as everyone is aware, are taking place in a dramatic global situation. The war and the brutal attacks against and on the civilian population of Ukraine show how unrestrained Russia has been in violating the fundamental principles of the UN Charter. भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी परामर्श दोनों देशों की मित्रता की विशेष प्रकृति को दर्शाता है। ये एक अद्वितीय द्विवार्षिक संवाद तंत्र है जो दोनों सरकारों को द्विपक्षीय मामलों के व्यापक पहलुओं पर समन्वय स्थापित करता है। लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत और जर्मनी कई समान मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ बर्लिन से सुधाकर दास और सकल भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जर्मन और भारतीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत जर्मन आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई।
और बर्लिन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत और जर्मनी ने हरित और सतत विकास साझेदारी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। The declaration of intent signed by both the leaders, Chancellor Scholz and Prime Minister Modi, on green and sustainable development partnership. I think this declaration of intent imparts a long-term strategic perspective to our entire development cooperation agenda, and as part of which Germany has agreed to make an advance commitment of 10 billion euros of new and additional development assistance until 2030. विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश ने विकासशील देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के इरादे से संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। The second of them would be triangular development cooperation, essentially India and Germany cooperating together in third country projects. The third, an important one done earlier today, is the declaration of intent, rather initialing of the text of the Migration and Mobility Partnership Agreement. The fourth would be the collaboration on green hydrogen and renewables, which has been prioritized by our Prime Minister, and as part of our partnership in this space, a task force will work towards establishing a green hydrogen hub in India with the German support. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली डेनमार्क यात्रा है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। इससे डेनमार्क के साथ हरित सामरिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री इंडिया और डेनमार्क के लीडिंग सीईओज से मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस आगे लेकर जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह है। वो उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जहां वो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे। डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों की संख्या 16,000 से अधिक है, जो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है बहुत ही ग्रांड है, और जब प्राइम मिनिस्टर मेटे ने डेनमार्क से इंडिया विजिट किया तो मोदी जी का जो स्लोगन है कि डेनमार्क हैज स्किल्स एंड इंडिया हैज स्केल, वो यहाँ पे बहुत राइम हुआ है। बहुत ही अच्छा। मुझे पहले तो बहुत खुशी है और गर्व है कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, एंड मोदी जी के जो कमिटमेंट है टू बी नेट कार्बन जीरो बाय 2070 इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच पहले से ही कारोबार हो रहा है और देश में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं और 60 से अधिक भारतीय कंपनियां डेनमार्क में कारोबार कर रही हैं। कई प्रमुख डेनिश कंपनियों ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नए विनिर्माण कारखाने स्थापित किए हैं। डेनमार्क दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 3 T's पर होगा: ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर भी होगा कि कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को और बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि भारत और डेनमार्क के संबंधों को और प्रगाढ़ता के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, डेनमार्क। और भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कैसे कम होगी, इसीलिए भारत और डेनमार्क पर्यावरण अनुकूल बनने में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं।
इस वक्त हम लोग जो दूरदर्शन की टीम है वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में मौजूद है और डेनमार्क जाना जाता है दुनिया भर के अंदर वन ऑफ दी क्लीन एंड ग्रीन कंट्रीज के लिहाज से। और इस समय पर हम लोग टेस्ला एक्स में बैठे हुए हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम से मशहूर है, एक सिनोनिम माना जाता है इलेक्ट्रिक कार्स का। और भारत ने भी साफ तौर पर टेस्ला को कहा है कि आप भारत में आइए, मेक इन इंडिया के तहत अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाइए। और जैसे जैसे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त होता हो जाएगा, वैसे वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में आकर के मेक इन इंडिया के तहत ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती चली जाएंगी। लेकिन डेनमार्क क्यों खास है ग्रीन एनर्जी के लिहाज से, तो जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस समय ग्रीन कार या फिर इलेक्ट्रिक कार से निकले और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विंड मिल्स हैं। डेनमार्क के अंदर 60,000 से ज्यादा विंड मिल्स है। 60% ज्यादा की जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है डेनमार्क में वो विंड एनर्जी से पूरी होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी विंड से सोलर से जनरेट करता है डेनमार्क, उसी एनर्जी से प्राइमरीली इन इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, अपने जो घर की रिक्वायरमेंट्स होती है इलेक्ट्रिक के मोर्चे पर, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत और डेनमार्क के बीच में है वो प्राइमरीली कैसे दोनों देशों को मदद करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी एक ग्रीनर प्लैनेट बनाने की दिशा के अंदर। इसको समझने के लिए मेरे साथ विलियम मौजूद है जो कि सीईओ हैं एक इको टूरिज्म ग्रीन टूरिस्ट जो स्टार्टअप है उसके। व्हाट मेक्स यू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी? We adopted because we want Denmark to be a green country, and the government helping us by setting up and paying for investment in the windmills, solar panels. We have in Denmark 7,000 windmills, which is producing more than 50% of our electricity. On top of that, we have also all our garbage from our householding is burned and producing electricity. Every new houses which are built have to have solar panels on. So it means that my new house, when I'm coming home in the evening, I connect my car to the plug, and then I'm charging my Tesla for a whole day driving, producing my own electricity. How do you think India and Denmark can complement each other as far as green energy is concerned, as far as making this planet greener? How do you think that will happen? India to have a huge lot of people, and in Denmark we do not have so many people, but we have a lot of technology, we have a lot of know-how, and by using the Indian help and the Danish technology, we are able to make a green world. तो साफ तौर पर विलियम बताते हुए कि भारत और डेनमार्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। भारत के पास एक तरह से स्केल है, तो जाहिर सी बात है डेनमार्क के पास में टेक्नोलॉजी है। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रीन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो बैटरीज होती है जो इलेक्ट्रिक कार्स में लगने वाली होती है, या फिर जो विंड मिल जो ब्लेड्स होती है, सोलर पैनल्स होते हैं, इनकी कॉस्ट को काफी हद तक कम करेंगे, जिसका सीधे तौर पर फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन इंदु डांग के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, कोपेनहेगन। और IPL 2022 में कल